नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन देख रहे थे आरसीएफएल एग्जाम्स के लिए, जो कि आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम लोगों ने इसके बहुत सारे सेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो हमने इसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग बाकी और जो भी सेट्स हमने बनाए हुए हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग तैयारी करते रहिए। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है सेट नंबर 5 का। अब तक हम लोगों ने 4 सेट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है। तो क्वेश्चन देखिए है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसफिकल सोसाइटी इन इंडिया एंड स्टार्टेड द होम रूल लीग। तो थियोसफिकल सोसाइटी जो था, तो ये इसके फाउंडर कौन थे, और बाद में देखिए इन्होंने ही है कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था इंडिया में। तो देखिए, जो होम रूल जो लीग जो मूवमेंट आपका था, तो ये एक शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि आपका ये देखिए इस्टेब्लिश किया गया था सितंबर 1916 में। तो ये जो है दो इंडियन नेशनलिस्ट थे, जिसमें कि पहले थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरे थे ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर। तो ये थे ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मर थे, जो कि एनी बेसेंट थे। तो इन्होंने दोनों मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट को स्टार्ट किया हुआ था। लेकिन जो थियोसफिकल सोसाइटी है, तो इसके जो फाउंडर थे तो वो थी एनी बेसेंट थी। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, जो कि बाद में इन्होंने बाल गंगाधर तिलक से मिलके इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट जो है इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, और भी जो इंडियन में जो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए थे और इसके फाउंडर कौन कौन थे, तो इनसे भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ये कब हुआ था और किस जगह पे हुई थी, तो इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये भी आप लोग एक बार देख लेना। जैसे हम बात करते हैं मित्र मेला की, तो ये देखिए, ये आपका बाद में जाके इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था अभिनव भारत में। तो ये जो आपका, तो ये जो है फाउंडर थे इसके सावरकर ब्रदर्स। तो सावरकर ब्रदर्स थे इसमें। तो वो वीर सावरकर और साथ में जो इनके ब्रदर थे, तो दोनों ने मिलकर इसका फाउंडेशन किया था। तो ये जो है नासिक में इन्होंने किया था, 1901 में किया था, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए, अनुशीलन समिति जो है, तो ये सतीश चंद्र बसु और साथ में जो है रत्नाथ मित्र जो थे, इन दोनों ने मिल के किया हुआ था। तो ये देखिए कोलकाता में किया गया था, 1902 में की गई थी। फिर अगला देखिए आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है। तो इसके देखिए जो फाउंडर थे, तो वो इसके थे सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन और तीसरे थे इसमें प्रतुल गांगुली। तो ये जो है कानपुर में की गई थी इसकी 1924 में। फिर अगला देखिए, जो भारत नौजवान सभा जो है आपका, तो ये भगत सिंह के द्वारा फाउंडेशन किया गया था इसका, और ये जो है इन्होंने लाहौर में 1926 में की थी। फिर अगला देखिए आपका है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी है। तो इसमें देखिए डिफरेंस है, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है और ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी। तो इसके जो फाउंडर थे, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर किया था, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापर जो थे, तो ये सारे मिल के इन्होंने किया हुआ था। ये नई दिल्ली में इन्होंने स्थापना की थी 1928 में। फिर अगला देखिए आपका इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो इसके जो फाउंडर थे, तो वो थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो ये जो है इन्होंने लंदन में इसकी स्थापना की थी 1905 में। फिर अगला देखिए आपका इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इसके जो फाउंडर थे, तो वो थे तारकनाथ दास थे इसके, जो कि ये कैलिफोर्निया यूएसए में 1907 में किया था इन्होंने। फिर अगला देखिए, जो गद्दार पार्टी आपका है, तो इसके जो फाउंडर थे, तो वो थे जैसे आपका लाला हरदयाल तो थे ही, लेकिन साथ में और भी थे, जैसे सोहन सिंह भगना, ये भी थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो दोनों को आप लोग याद रखना। और ये जो है तो यूएसए और कनाडा में इसकी जो है वहाँ पे फाउंडेशन की गई थी 1913 में। फिर अगला देखिए, जो फॉरवर्ड ब्लॉक आपका है, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फाउंडेशन किया गया था इसका। तो इन्होंने जो है 1939 में इसकी स्थापना की थी। तो ईयर भी आपसे पूछे थे और आपसे प्लेस भी पूछे थे कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी और इसके फाउंडर कौन कौन से थे। तो ये सारे चीज़ आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, और जो भी चीज़ पूछे जा सकते हैं तो वो हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। फिर अगला देखिए आपका है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये एक क्या है, तो ऑप्शन में देखिए आपको दिया हुआ है स्टेचुरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन या बोथ एएनसी। तो देखिए, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ये आपका एक स्टेचुरी बॉडी है और साथ में एक मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन भी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है। इसको जो है बाद में पार्लियामेंट के द्वारा, कोई गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। तो इस तरीके से आपका जो है बोथ ए एंड सी आपका हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन डी इसका आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखिए वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन से हैं, तो लिस्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इनको याद कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, यानी कि इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ऑलरेडी मेंशन है। तो इनको इनका देखिए जो पावर होता है तो ये बहुत ज़्यादा होती है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हैं एज कम्पेयर टू जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनको जो है मतलब कि इस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे। तो इसके लिए जो है अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इसमें देखिए जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, तो ये आर्टिकल नंबर मेंशन किया गया आपका 324 में। इसके अलावा जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में आपका दिया हुआ है। इसके अलावा और भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी हो गया, एनएसटी हो गया। इसके अलावा जो सीएजी का है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो है, और साथ में जो स्पेशल ऑफिसर होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये सारे जो आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के नाम आपका है। तो ये जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं। और वहीं पे हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, तो ये देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन नहीं दिया गया था। इनको जो है गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट के जो रेजोल्यूशन होते हैं उनके एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे या एक्शन के बेसिस पे ये लाए गए हुए हैं। तो इसमें आपका जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आपका इसमें नीति आयोग है। तो ये देखिए गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे लाया गया था। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं की गई थी। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड जो सीबीआई है। इसके अलावा जो आपका सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल और लोकायुक्ता हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और साथ में प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन भी देखिए आपका ये नॉन स्टेचुरी यानी कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि ये गवर्नमेंट के डिसीजन के बेसिस पे लाई गई थी। और देखिए प्लानिंग कमीशन के जगह पे जैसे नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो ये सिंपली गवर्नमेंट के डिसीजन के ही बेसिस पे इसको जो है डिसमिस कर दिया गया था और नीति आयोग को लागू किया गया था। तो ये ऐसे बॉडी हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया हुआ है। तो इनमें देखिए ये परमानेंट बॉडी ये नहीं होती, ये गवर्नमेंट के बेसिस पे इनका डिसीजन के जो है इनको हटाए अबोलिश किए जा सकते हैं। तो जिसका एग्जांपल आपने नीति आयोग का देखा था जो कि इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ये आप लोग एग्जांपल याद रखना सारे चीज़ को। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस वाज रिलीज ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी। तो देखिए जो भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी, ये अराउंड आपका बहुत पहले हुई थी। तो उस समय जो गैस रिलीज हुआ था तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है स्टूडेंट को कि इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड करके आपको देता है, यहाँ पे आपका जैसे NIDE करके दिया, लेकिन वो आपका होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका होगा, TE होता है लास्ट में। तो इस पे आप लोग ध्यान रखना, इसमें आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। 2 ऑप्शन दे देते हैं उसमें से, तो इसमें तो हालांकि आपका वो वाला नहीं है, तो आपका होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसमें इसका ये करेक्ट आपका आंसर, ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। तो यही देखिए लीक हुआ था, ये टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था जो कि एक यूनियन कार्बाइड जो प्लांट थी भोपाल में, ये शहर में, ये कुछ समय प्लांट थी वहाँ पे। तो ये जो है लीक कर गई थी उस समय, जो कि ये मोस्ट एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुई थी पूरा हम कंपैरिजन करें पूरे वर्ल्ड की, तो जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने जान दी थी इसमें। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ। तो स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका एलॉय है। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों का ये जो है एलॉय आपका है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी इसका आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे लिस्ट आपके लिए निकाले हुए हैं जो भी एलॉयज होते हैं और उसमें जो भी कंपोजिशन उनकी होती है और इनका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके एलॉय दिए हुए हैं तो ये जितने भी हैं तो इन सभी में कॉपर का जो है इसमें कंस्टिट्यूएंट्स रहती है, कंपोजिशन रहती है। तो कॉपर जो है आपका ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत सारे एलॉयज में ये यूज़ होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रास आपका हो गया, तो ब्रास के अंदर में आपका कॉपर और जिंक आपका रहता है, इन दोनों एलॉय रहते हैं जिनका यूज़ करते हैं हम लोग आइडल्स में या फिर यूटेंसिल्स में। फिर अगला देखिए आपका ब्रोंज है, तो इसके अंदर में जो कंपोजिशन होती है तो होता है कॉपर और टीन की। फिर उसके बाद अगला देखिए जर्मन सिल्वर है, तो इसके अंदर में भी कॉपर, जिंक और निकल ये तीनों होते हैं जो कि आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में आपका। फिर अगला देखिए जो रोल गोल्ड आपका है, तो इसमें रहता है आपका यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम। इसके अलावा और देखिए जो गन मेटल आपका है तो इसमें रहती है कॉपर और टीन और जिंक रहती है। फिर बेल मेटल की बात करते हैं तो इसमें देखिए कॉपर और टीन रहती है। तो ये सारा आप लोग जो है याद रखना है इसको।
इसके अलावा और हम बात करते हैं एलॉय का। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैग्नीशियम आपका है तो इसके अंदर में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम दोनों होती है। तो इनका जो है हम लोग यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर में। इसके अलावा जैसे कुछ लाइट इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं हम लोग। फिर ड्यूराल्यूमिन आपका है तो इसमें एल्युमिनियम और साथ में कॉपर रहती है। फिर क्वाइनेस सिल्वर की बात करते हैं तो इसमें सिल्वर और कॉपर रहते हैं। तो मोस्टली इनका यूज़ करते हैं हम लोग सिल्वर का कॉइन बनाने के लिए, क्योंकि इसमें सिल्वर ज़्यादा रहती है। और वहीं सोल्डर की बात करते हैं तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा आता है। तो इसमें लीड और टीन होती है, दोनों कंपोजिशन बराबर होती है। इसके अलावा जो स्टेनलेस स्टील है, जो कि आपका क्वेश्चन है पूछा गया था, तो इसमें होता है आयरन, क्रोमियम और निकेल होती है स्टेनलेस स्टील के अंदर में। फिर अगला देखिए जैसे अल्निको आपका है तो इसमें जो कंपोजिशन होती है तो आयरन का, निकेल का, अल्युमिनियम का और कार्बन का। तो एल्निको का जो है हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। तो सबसे ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया में। तो इसमें ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए दिया आपका कलपक्कम दिया हुआ है, नरोरा दिया हुआ है, तारापुर दिया हुआ है और कोटा आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो तारापुर का जो पावर जो एटॉमिक पावर प्लांट है तो ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पावर एटॉमिक पावर प्लांट है। तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे हमने लिस्ट आपके लिए तैयार किए हुए हैं जो भी एटॉमिक पावर प्लांट है इंडिया में, और ये कहाँ पे लोकेटेड है और कब इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये जो है तारापुर महाराष्ट्र के अंदर में है, जो कि ये इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1969 में। तो यही आपका सबसे ओल्डेस्ट है जो आपसे पूछा गया था। बाकी आप देख सकते हैं दूसरा भी, जैसे दूसरा आपका इसमें नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो ये जो है आपका बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, जो कि ये 1991 में इसको बनाई गई थी। फिर अगला देखिए आपका इसमें है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि आपका जो आपका ये कलपक्कम चेन्नई में है, तमिलनाडु में आपका दिया हुआ है ये। तो ये जो है 1984 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। फिर अगला देखिए आपका कैगो एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो ये कर्नाटक में आपका है। तो ये जो है आपका 2000 में इसको बनाई गई थी, स्टैब्लिशमेंट की गई थी इसकी। फिर अगला देखिए जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, जो कि आपका ये रवाक भट्टा राजस्थान में है। तो इसकी जो स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1973 में। फिर अगला देखिए आपका काकरा पारा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है तो ये मोतीचेर गुजरात में है ये। तो ये देखिए 1993 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। फिर अगला देखिए कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो आपका है तो ये तमिलनाडु में आपका, जो कि 2013 में इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी। फिर अगला देखिए जो गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि गोरखपुर हरियाणा में आपका है ये। तो ये 2014 में जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं, तो आप लोग जो है इसको याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए आपका, जैसे इसमें आपको पूछा गया हुआ है कि इजरा कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो इजरा कप जो है तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। तो देखिए जो इजरा कप का है तो एक पॉपुलर पोलो टूर्नामेंट है, जो कि एनुअली कंडक्ट किया था इंडिया में। ये कलकत्ता में खेली जाती है पोलो क्लब, कलकत्ता पोलो क्लब के द्वारा। तो ये जो है आपका किससे रिलेटेड है, तो ये पोलो से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए सारे इंपॉर्टेंट गेम्स और जो एसोसिएटेड है, जो स्पोर्ट्स ट्रॉफीज रिलेटेड आपके हैं, तो हमने लिस्ट तैयार किया हुआ है जो भी स्पोर्ट्स है और जो कप्स और ट्रॉफीज रिलेटेड है उनसे। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं। तो जैसे हॉकी की बात करते हैं तो इसके लिए देखिए आपका आगा खान कप है, दूसरा ध्यानचंद ट्रॉफी और तीसरा है रंगास्वामी कप है। वहीं बैडमिंटन की बात करें तो इससे देखिए उबेर कप, थॉमस कप और नारंग कप हो गया। क्रिकेट की बात करें तो इससे बहुत सारे रिलेटेड रहते हैं, तो जिसमें कि इंपॉर्टेंट आपका दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रानी झांसी कप और रणजी ट्रॉफी आपका हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो आप लोग ऑलरेडी नाम जानते होंगे इसका। फिर फुटबॉल की बात करते हैं तो इसका देखिए जैसे आपका डूरन कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी और संजय गोल्ड कप हो गया। तो ये सारे ट्रॉफी जो रिलेटेड है फुटबॉल से रिलेटेड आपके हैं। फिर वहीं पोलो की बात करते हैं तो इससे देखिए आपका राधा मोहन कप और तीसरा आपका दिया हुआ इसमें विंचेस्टर कप, और एक आपने देखा था इजरा कप जो इससे रिलेटेड है। फिर गोल्फ की बात करते हैं तो एक इसमें आपका प्रिंस ऑफ वेल्स कप और दूसरा आपका है राइडर कप है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन विच सिटी। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो ये कौन से सिटी में ये लोकेटेड है। तो देखिए जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो ये हैदराबाद में सिचुएटेड है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए सारे इंपॉर्टेंट जो भी मेजर एयरपोर्ट है इंडिया में और कौन सा सिटी में ये लोकेटेड है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना एक बार। तो सबसे जो मोस्ट जो फेमस है आपका तो वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ये दिल्ली में है। फिर अगला देखिए जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तो ये मुंबई में है आपका। फिर अगला देखिए जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये बेंगलुरु में है।
फिर नेक्स्ट देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कोलकाता में आपका है। और अगला देखिए आपका जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो ये हैदराबाद में है, जो कि आपसे भी क्वेश्चन है पूछा गया था। फिर देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अहमदाबाद में है, गुजरात शहर में। और गुजरात का जो आपका है, गुजरात के स्टेट में लोकेटेड अहमदाबाद में है आपका। फिर अगला देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट आपका है ये बनारसी में आपका है। फिर अगला देखिए जो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है तो ये रांची में स्थित है। फिर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पोर्ट ब्लेयर में आपका, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है। और वहीं पे हम बात करते हैं राजा भोज एयरपोर्ट जो है, तो ये जो है भोपाल में स्थित है। और ये सारे रैंक के बेसिस पे आपके दिए हुए हैं कि कौन सा जो एयरपोर्ट है उसकी रैंक कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप 3 में आपके हैं, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इन सभी का। तो जो नंबर 1 पे है आपका तो वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये सारे सर्विस के बेसिस पे या फिर जो है और कितना क्षमता रखते हैं तो इसके बेसिस पे रैंक दी जाती है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है कि संगम यूथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो संगम यूथ फेस्टिवल जो है ये कौन से इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है। तो देखिए जो संगम यूथ फेस्टिवल आपका है ये जो है इस बार सेलिब्रेट किया गया था, तो वो इंडियन आर्मी का कोलेबोरेशन के द्वारा की गई थी, जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट की गई थी। तो जम्मू में जो यूनिवर्सिटी है, जो कैंपस है उसमें, तो उसमें जो है इंडियन आर्मी की मदद से इनके कोलेबोरेशन से सेलिब्रेट की गई थी। तो ये इसलिए की जाती है ताकि जो है पीस का मैसेज या फिर प्रोस्पेरिटी का या फिर जो कम्युनल हार्मोनी का मैसेज जो है और साथ में नेशनल यूनिटी का मैसेज जो है पूरे जो वहाँ के लोग हैं तो उनमें फैलाया जा सके। तो ये किया किया जाता, संगम युद्ध फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। तो देखिए इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल आपके होते हैं तो वो भी आप लोग याद कर लेना, तो ये इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द फेडरल सिस्टम इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ विच कंट्री। तो जो फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया का, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अडॉप्ट की जो किया हुआ है अपने देश के लिए, तो ये जो है किस कंट्री के मॉडल पे बेस्ड है। तो देखिए ये जो है आपका ये कनाडा की जो कंट्री है, यानी कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसी के ऊपर भी बेसिस है। तो ऑप्शन ए जो है आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा। तो फेडरल में हमने आपको बताया था पॉलिटी वाले सेक्शन में कि हम लोग यहाँ पे जो है फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है। यानी कि जो पावर का डिवीजन हमने किया हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में, लेकिन उसमें से भी सेंटर को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्वासी फेडरल इन नेचर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए जो वेरियस जो सोर्सेस है जो लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो वेरियस कंट्रीज से, तो ये भी एक बार आप लोग देख लेना, जिनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से फीचर्स बोरोड किए गए हुए हैं और इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे फेडरल स्कीम की बात करें, ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करें, जुडिशियरी का और पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये सारे जो है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है तो उससे बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट लिए गए हुए हैं। और वहीं पे देखिए जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ है, तो जैसे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का हो गया, रूल ऑफ लॉ का हो गया, सिंगल सिटीजनशिप का हो गया, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरलिज्म का, सीएजी ऑफिस और लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है तो ये हमने लिया हुआ है ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहीं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे हमने जो लिया हुआ है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, जुडिशियल रिव्यू का हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल है और सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सारे फीचर्स हमने बोरोड किया हुआ यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर अगला देखिए जो हमने आयरलैंड के यानी कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो बोरोड हमने किया हुआ है, तो इसमें फेमस आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है तो वह है डायरेक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो ये हमने लिया हुआ है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया आपका, और साथ में जो नॉमिनेशन ऑफ मेंबर हम लोग कराते हैं राज्यसभा के लिए, तो ये सारे लिए गए हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और वहीं पे कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमने देखिए जो फेडरेशन है कॉन्सेप्ट ऑफ, जिसमें कि सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, तो ये हमने लिया हुआ है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा देखिए जैसे आपका दिया हुआ है वेस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंटरी पावर इन द सेंटर, तो ये भी हमने लिया हुआ है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जैसे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की गई सेंटर और स्टेट के बीच में, तो ये भी जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी फीचर्स बोरोड किए गए हैं, तो ये सोर्सेस क्या हैं इनके, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। तो देखिए जो टीवी जो रिमोट कंट्रोल आपका रहता है, जो आप घरों में यूज़ करते हैं आप, तो उसमें कौन सा वेव जो है यूज़ की जाती है, कौन सा वेव को यूज़ करती है इसमें। तो इसमें देखिए जितने भी टीवी जो रिमोट कंट्रोल जो रहते हैं आपके, तो वो जो है इंफ्रारेड रेडिएशन को सिग्नल को सेंड करते हैं, तो जो कि आपका एक तरीके से इनविजिबल रेड लाइट होते हैं ये। तो राइट आंसर जो है आपका ये हो जाएगा आपका इसमें, दैट इज इंफ्रारेड वेव्स आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका ये करेक्ट आंसर है आपका। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके थे सेट 5 में, तो वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है।
तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी आपका सेशन ये चलता रहेगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना अपने फ्रेंड्स के अमंग में, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।